ठीक है, आगे का लेक्चर नंबर गॉस लॉ 10। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं गॉस लॉ से। कल भी मैंने आपको स्टेप्स बताए थे कि गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलो देखते हैं एक नया टॉपिक, इलेक्ट्रिक। ये 12th के हिसाब से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपका। एक ये डेरिवेशन है, एक इसके जस्ट वाला सीट वाला, प्लेन सीट वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन infinitely long straight uniformly charged wire, thin wire। ये देखो, ये है हमारा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज थिन वायर। एक वायर की वजह से जो लॉन्ग इन्फिनिटी स्ट्रेट वायर है और यूनिफॉर्मली चार्ज है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है उससे कुछ उसकी वजह से। ठीक है, तो देखो हमने एक क्या ले लिया, एक वायर ले लिया, ये ऐसे देखो, इस तरीके से हमने एक थिन वायर ले लिया इस तरीके से। ठीक है, आप चाहो तो सिंपल एक वायर ऐसे बना सकते हो, लेकिन मैं ऐसे प्लेट का सिंबल बनाऊंगा। अभी देखो ये वायर ले लिया, ये इसका ये पता नहीं एंड कहाँ है, इन्फिनिटी लॉन्ग है ऐसे, ये वाला भी इन्फिनिटी लॉन्ग है ना, ये इन्फिनिटी लॉन्ग है, ये वाला भी इन्फिनिटी लॉन्ग है। इस पे आपका ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, आपका ये चार्ज है इस पे डिस्ट्रीब्यूट है। तो जब ये लॉन्ग इन्फिनिटी स्ट्रेट वायर होगा तो इस पे कितना चार्ज होगा उसके बारे में हमें जानकारी होगी नहीं। तो लेकिन अगर हमें किसके बारे में जानकारी हो कि इसके 1 मीटर लेंथ पे कितना चार्ज है, जिसे हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखो ये लॉन्ग इन्फिनिटी स्ट्रेट वायर होगा तो पूरे वायर पर, टोटल पूरे वायर पर कितना चार्ज होगा उसके बारे में हम बता नहीं सकते। लेकिन अगर हमें ये जानकारी हो कि इस वायर के 1 मीटर लेंथ पर कितना चार्ज है, तो हम जितनी लेंथ पर निकालना चाहें उतनी लेंथ पर चार्ज निकाल सकते हैं। तो 1 मीटर लेंथ पर चार्ज इतना लैम्डा, तो L मीटर लेंथ पर चार्ज कितना लैम्डा इंटू L। 1 मीटर लेंथ का अगर हमें चार्ज दे रखा है कि 1 मीटर लेंथ का जो चार्ज है वो लैम्डा है, 1 मीटर लेंथ पर, इस वायर के 1 मीटर लेंथ पर चार्ज इतना है, तो L मीटर लेंथ पर कितना चार्ज होगा, 1 मीटर पे इतना, तो L मीटर लेंथ पर कितना चार्ज लैम्डा L। तो कितनी लेंथ पर चार्ज निकालना है निकाल सकते हैं। तो यहां हमें जो क्वेश्चन में जानकारी होनी चाहिए वो लीनियर चार्ज डेंसिटी की होनी चाहिए। आपको मैंने कल ही पढ़ाया था ये लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो वायर पर लीनियर चार्ज डेंसिटी डेवलप होती है, ये कल मैंने लेक्चर नंबर 9 में समझाया था। अगर आपने लेक्चर नंबर 9 नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, तब समझ में आएगा। ठीक है, देखो लेट कर लेते हैं हम इसमें लेट कर लेते हैं कि एक थिन इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है हमारे पास। लेट अ थिन लॉन्ग इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, अ थिन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट यहां लिख लेते हैं, स्ट्रेट वायर हैविंग यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर। मैंने ये लेट कर लिया, लेट कर लिया कि एक हमारे पास क्या है, थिन इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है हैविंग अ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर।
ठीक है, ये लेट किया। अभी मैंने बताया आपको कि इस वायर पर कितना चार्ज होगा, ये इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है, उसके बारे में नहीं मालूम, तो हमने लेट कर लिया। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब 1 मीटर लेंथ पर कितना चार्ज है वो हमें मालूम है, कूलम पर मीटर। एक थिन इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उस पर चार्ज इतना, लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने लेट करी, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें इस वायर से r डिस्टेंस पर, इस वाले पॉइंट पर, इस वायर से r डिस्टेंस पर हमें इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। इस वायर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है p, और इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी? तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, देखो पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है, तो इस तरह से होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ऐसे आप दिखा सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ऐसे, पॉजिटिव चार्ज से अवे, ऐसे इधर की तरफ दिखा सकते हो। तो क्या ये दोनों तरफ ही होगी क्या चारों तरफ होगी? तो ये ऐसे दिखा सकते हो आप, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन दिखा सकते हो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है आपकी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। देखो ये एक वायर हो गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे होती है। तो देखो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पर डायरेक्शन दिखाएंगे तो ऐसे, इससे अवे, यहाँ दिखाएंगे तो ऐसे। रेडियली आउटवर्ड मानिए, कैसी मानिए? रेडियली, अगर नेगेटिव होता है रेडियली इनवर्ड हो जाती है ना, लेकिन ये चारों तरफ होगी, इधर से भी होगी, यहाँ पे भी ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, समझ में आ रहा है? जैसे इस वाले पॉइंट इधर की तरफ दिखा रहे तो इधर की तरफ चलाएगा, नीचे दिखा रहे थोड़ा सा ऐसे ऐसे ऐसे, इधर की तरफ ऐसे, यहाँ ऐसे, तो चारों तरफ होगी पॉजिटिव से अभी ऐसे, समझ में आ रहा है? तो ऐसे नहीं कि केवल दो साइड में होगी कि इस साइड में एक 3D फिगर हो गया एक तरह से, देखो ऐसे बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, समझ में आया आपको? चारों तरफ होगी, इधर भी आएगी ऐसे, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ भी जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज से अवे, और रेडियली आउटवर्ड दिखाएंगे हम वायर से, ठीक है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं, इसमें अब हमें P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पहला स्टेप क्या होता है कि वायर पर कौन सी जो चार्ज वायर, जिस पर चार्ज है, जिस वायर पर, जिस बॉडी पर चार्ज है उस पर कौन सी डेंसिटी है। यहाँ पे कौन सी डेंसिटी होगी? लीनियर चार्ज डेंसिटी, हमें मालूम है लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो देखो इसके 1 मीटर लेंथ पर इतना चार्ज है, लिखना नहीं डायरेक्ट लिखूंगा, 1 मीटर लेंथ पर कितना चार्ज? लैम्डा, 1 मीटर लेंथ पर कितना चार्ज, तो L मीटर लेंथ पे कितना चार्ज, तो लैम्डा L। या तो ऐसे लिख लो, या डायरेक्टली आप लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला लगा सकते हो, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड क्या? लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। चलो अभी थोड़ी देर में देखते हैं इसका मतलब क्या है। आगे जरा पॉइंट सुने, दूसरा स्टेप क्या था हमारा? दूसरा स्टेप था कि जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, वहां से पास होता हुआ एक हम इमेजिनरी क्लोज सरफेस बनाते हैं, और वो इमेजिनरी क्लोज सरफेस इस तरीके से बनाते हैं कि चार्ज उसके इनक्लोज्ड अराउंड, मतलब इनक्लोज आ जाए, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस सरफेस पर, उस इमेजिनरी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू एवरी पॉइंट पर कैसी हो? सेम हो। तो सरफेस को हम नाम देते थे गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस बनाएंगे। अब हम P पॉइंट से पास होता हुआ, देखो वो गॉसियन सरफेस कहां से पास होना चाहिए? P पॉइंट से पास होना चाहिए, और सिमेट्रिकल सरफेस होना चाहिए। तो देखो मैंने कहा ये प्रैक्टिस से आता है गॉसियन सरफेस बनाना। देखो हम गॉसियन सरफेस कैसे बना रहे हैं, जैसे इस P पॉइंट से पास होने वाला हमें गॉसियन सरफेस बनाना है, तो देखो ये मैंने एक गॉसियन सरफेस बना दिया, जितना डिस्टेंस इधर है उतनी डिस्टेंस हम इधर ले लेंगे, ऐसे। इमेजिनरी होता है इसीलिए डेड डैश बना रहे हैं हम, ठीक है। ये देखो ऐसे, ये ऐसे, ये देखो ये आपका सेंटर पे आ गया ऐसे, और इधर से एक ऐसे करके गॉसियन सरफेस बना दिया, ऐसे करके सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऐसे। तो इसकी चारों तरफ से इस वायर से इस सरफेस की जो डिस्टेंस है, इस
गॉसियन सरफेस की जो सिलेंडर की जो सरफेसेस हैं वो चारों तरफ से बराबर डिस्टेंस पे, इधर से भी आर डिस्टेंस पर, 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 है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्टेंस इस सरफेस की इस वायर से जो डिस्टेंस है वो चारों तरफ से बराबर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस सरफेस के एवरी पॉइंट पर, गॉसियन सरफेस के एवरी पॉइंट पर कैसी होगी, सेम होगी। ठीक है, अब उसी की वैल्यू हमें निकालनी है, उसी की वैल्यू निकालनी है हमें। इलेक्ट्रिक समझ में आया। तो हम पहला, ये दूसरा स्टेप हो गया, हमने गॉसियन सरफेस बना लिया। ये क्या है हमारा गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस हो गया। समझ में आया। अगला स्टेप क्या होता है, तो अगला स्टेप होता है कि हम अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ से इस गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर लें, गॉस लॉ का यूज करके। तो देखो इसमें ये इन्फिनिटी लॉन्ग वायर था, तो मैंने इसमें जो आपकी वायर की लंबाई चुनी है, वायर की जो लंबाई मैंने ली है वो L मीटर लेंथ का एक वायर ले लिया। ये सॉरी, गॉसियन सरफेस की जो लेंथ ली है मैंने वो L ली है, और इसकी रेडियस तो कितनी है, ये वाली R है। तो एक बताओ, हमें इस वायर के होल वायर पर कितना चार्ज है वो तो नहीं मालूम, लेकिन अगर हम ये निकालना चाहें कि इस जो आपकी जो वायर है उस जिसकी लंबाई L है उस पर कितना चार्ज है, उसे निकाल सकते हैं। तो इस L लेंथ के वायर पर जिसकी लंबाई मैंने L मानी है, इस पर कितना चार्ज है वो निकाल सकते हैं। तो देखो 1 मीटर लेंथ पर इतना चार्ज है लैम्डा, तो L मीटर लेंथ पर कितना चार्ज होगा, तो इसी से निकाल लें। लैम्डा इज इक्वल टू Q ओवर L, तो Q इज इक्वल टू लैम्डा L। ये Q कहां पर है, ये कौन सा Q है, जो गॉसियन सरफेस के इंक्लोज्ड है। ये कितनी लेंथ पर चार्ज है, L लेंथ पर चार्ज है। ये L लेंथ पर कितना चार्ज, 1 मीटर लेंथ पर कितना चार्ज, लैम्डा। तो L मीटर लेंथ पर कितना चार्ज, तो लैम्डा L। ये L लेंथ पर चार्ज आ गया, और ये L लेंथ पे जो चार्ज है वो गॉसियन सरफेस के इनसाइड है आउटसाइड है, तो गॉसियन सरफेस के इनसाइड है। तो ये Q चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस हो गया। इस Q का नाम क्या है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। अगर हमें चार्ज इनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस निकालना होता तो इतना होता। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्या लगा दें, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ लगा दो, गॉस लॉ। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लो आप, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे पास कर रहे हो, गॉसियन सरफेस। तो फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्या लिखते हो, नेट चार्ज। ये भी नेट ही चार्ज है, गॉसियन सरफेस नेट चार्ज इंक्लूड बाय द गॉसियन सरफेस। नेट चार्ज enclosed by गॉसियन सरफेस। यहां जो गॉसियन सरफेस है ना वही तो क्लोज सरफेस है। गॉसियन सरफेस ही आपकी इस जगह पर क्लोज सरफेस है। आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस गॉसियन सरफेस से ही पास करना है, तभी तो गॉसियन सरफेस की इंपॉर्टेंस है। गॉसियन सरफेस की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी वायर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट जो हो रहा हो उसकी वजह से, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं गॉसियन सरफेस की हेल्प से। तो फाई इज इक्वल टू 1/ε0 नेट चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस हमने निकाल लिया। ठीक है, ये लैम्डा है, ये लैम्डा है, क्योंकि हमें पूरे ये वायर लॉन्ग इन्फिनिटी स्ट्रेट वायर था, तो हमने एक पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना था। तो हमने एक गॉसियन सरफेस इमेजिन किया इसके चारों, उसकी लंबाई कितनी रखी L। तो हमें L लेंथ पर कितना चार्ज था, क्योंकि हम गॉस लॉ लगाते हैं तो क्लोज सरफेस के इनसाइड वाला चार्ज लेते हैं, तो L लेंथ पर कितना चार्ज था वो हमने निकाल लिया। ठीक है, और ये हमें गिवन होगा ये वाला कि 1 मीटर लेंथ पर लेट कर लो कितना चार्ज है, लैम्डा कूलम पर मीटर। ठीक है, ये एक इक्वेशन हो गई। अब तीसरा स्टेप याद है आपको, थर्ड स्टेप। तीसरा स्टेप था कि आप मैथमेटिकल रिलेशन फाई बराबर EA cos थीटा का यूज करके आप क्या निकाल लो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लो। तो उसका यूज करके हम कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे उस पर जरा ध्यान देते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद जरा समझे, इसके बाद देखो मैं इसे यहां मिटाल देता हूं, हेडिंग याद रखना आप, हम यूनिफॉर्मली स्ट्रेट वायर के से पढ़ रहे हैं।
इसका सेकंड स्टेप आपका मैं यहां लिखता हूं ना। ये बताओ ये जो गॉसियन सरफेस है वो कितने सरफेस से मिलकर बना है? तो ये गॉसियन सरफेस यहाँ 3 सरफेस से मिलकर बना है। एक तो आपका दो तो इसमें क्या है, सर्कुलर प्लेन सरफेस है, फ्लैट सरफेस है, और एक कर्व सरफेस है, सिलेंड्रिकल। तो देखो एक तो ये आपका सरफेस हो गया ये वाला, ठीक है, ये वाला एक सर्कुलर फ्लैट सरफेस हो गया, एक सर्कुलर फ्लैट सरफेस ये वाला हो गया आपका 2। तो इसे हम फर्स्ट सरफेस कह लेते हैं, इसे हम सेकंड सरफेस कह लेते हैं, और एक ये सिलेंड्रिकल कर्व सरफेस हो गया। ऐसा नहीं कि ये एक ही सरफेस है, ये कर्व सरफेस है, ऐसे सिलेंड्रिकल चारों तरफ से कर्व सिलेंडर बनेगा, इस तरह से एक सिलेंडर बन जाएगा, ठीक है। तो ये कर्व सरफेस हो गया थर्ड, ये तीसरा। तो ये 3 सरफेस से मिलकर बना है। तो अगर नेट फ्लक्स निकालना है हमें, तो नेट फ्लक्स लिखें, नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस, नेट या इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख दो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द किससे, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। फाई बराबर फाई फर्स्ट प्लस फाई सेकंड प्लस फाई थर्ड। 3 सरफेस से मिलकर बनाएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका, 3 सरफेस से मिलकर बनाएगी गॉसियन सरफेस। तो तीनों सरफेस से अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लें। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हो, आप फॉर्मूले का यूज कर रहे हो, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। लेकिन इसमें जो सिलेंड्रिकल सरफेस होता है उसमें हम टोटल एरिया की डिस्टेंस शो नहीं कर पाते। देखो इसमें एरिया की डिस्टेंस दिखाएं, स्मॉल एरिया कंसीडर करके ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ डीए। फर्स्ट सरफेस में एरिया की डिस्टेंस सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। इसमें बी सरफेस के परपेंडिकुलर, सेकंड सरफेस में परपेंडिकुलर बाहर की तरफ स्मॉल एरिया की डिस्टेंस। इसमें भी स्मॉल एरिया की डिस्टेंस दिखाएं सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ ऐसे। लेकिन हमें स्मॉल एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं निकालना। इस स्मॉल एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते डीए से, तो हम लिखते डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा ऐसे। इस स्मॉल एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते तो हम लिखते डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। लेकिन हमें इस वाले सरफेस एरिया से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है कि इस वाले सरफेस एरिया से कितना टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो आप इंटीग्रेशन कर दो बोथ साइड का ऐसे, तो ये फाई आ जाएगा फर्स्ट सरफेस, तो फाई फर्स्ट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बाय क्लोज सरफेस फर्स्ट ई डी ए कॉस थीटा। तो देखो ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया इंटीग्रेशन करने के बाद, ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया इंटीग्रेशन करने के बाद, ठीक है। अगर आप इसका इंटीग्रेशन कर देते हो भाई, इसका देखो ये दिखाई नहीं दे रहा था अभी, इसका इंटीग्रेशन करते हो तो ये फाई, इसका इंटीग्रेशन तो फाई हो गया, और इंटीग्रेशन बाय क्लोज सरफेस ई डी ए कॉस थीटा। अब ये फर्स्ट सरफेस से पास होने वाला क्या हो गया, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया पूरे एरिया से, होल एरिया से पास होने वाला, इंटीग्रेशन कर दिया ना हमने। समझ में आया आपको? इतनी बात समझ में आती है तो आप इसे डायरेक्टली लिख लो। कुछ समझ में आया तो आप इसे हम डायरेक्टली लिख देते हैं यहां, ये मिटाल देता हूं मैं, ठीक है। ये बात समझ में आई थी आपको? अब क्या करते हैं, फाई इज इक्वल टू फर्स्ट सरफेस लिख रहे हैं तो इंटीग्रेशन बाय क्लोज सरफेस है ना, इंटीग्रेशन लिख दिया हमने। ये बात समझ में आई? अच्छा एक बात बताओ, ये जो फर्स्ट सरफेस है वो क्लोज सरफेस नहीं रहेगा, इसीलिए फर्स्ट सरफेस में इंटीग्रेशन बाय क्लोज सरफेस ना लगाएं, इसमें केवल इंटीग्रेशन। गॉसियन सरफेस पूरा मिला के क्या है, क्लोज सरफेस है ना। फर्स्ट सरफेस तो क्लोज सरफेस नहीं है, तो ऐसे लिख लेंगे इंटीग्रेशन। क्या लिख सकते हो, ई डी ए कॉस, ये फर्स्ट सरफेस ले लिख रहे हैं, कितना एंगल है 90 डिग्री। देखो फर्स्ट सरफेस ई की और इसकी डायरेक्शन कैसी है, इसकी डायरेक्शन ऐसे आ रही है ई की, तो ई और डी ए के बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो 90 डिग्री प्लस सेकंड सरफेस के लिए भी एंगल कितना है, ई डी ए कॉस 90 डिग्री। इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है रही और डीए की डायरेक्शन ऐसे, तो 90 डिग्री। ये सेकंड सरफेस के लिए, प्लस थर्ड सरफेस के लिए देखें, थर्ड सरफेस के लिए तो थर्ड सरफेस पे लिखें तो ई डी ए कॉस 0 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसे ही है और एरिया की डायरेक्शन भी ऐसी है। यहाँ पे थीटा थर्ड सरफेस के लिए थीटा 0 डिग्री है, फर्स्ट सरफेस के लिए थीटा 90 डिग्री है, और सेकंड सरफेस के लिए भी थीटा 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। आगे देखें तो फाई बराबर
तो देखो एक छोटी सी बात बताऊं, देखो e cos 90 वैसे तो जीरो, ये पूरा जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, लेकिन एक छोटी सी बात बताऊं, e cos 90 तो ऐसे कैसे, इंटीग्रेशन dA फर्स्ट सरफेस, अगर हम फर्स्ट सरफेस का इंटीग्रेशन करते हैं तो dA किसका पार्ट है, फर्स्ट सरफेस का पार्ट है, इस फर्स्ट सरफेस सर्कुलर फ्लैट सरफेस का पार्ट है dA, स्मॉल पार्ट फर्स्ट सरफेस का, तो इंटीग्रेशन करने पर इसी फर्स्ट सरफेस का टोटल एरिया निकलेगा, और टोटल एरिया अगर इसकी रेडियस r है तो सर्कुलर पार्ट है, तो टोटल एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन करने पर इसकी वैल्यू आएगी पाई आर स्क्वायर। ऐसे ये भी सेकंड सर्कुलर फ्लैट सरफेस का पार्ट है, ये डी सेकंड सरफेस कैसा है टोटल सर्कुलर पार्ट, तो उसका भी इंटीग्रेशन करने पर प्लस e cos 90 डिग्री इंटू मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर, प्लस जो थर्ड सरफेस है e cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, इंटीग्रेशन dA, इस dA का इंटीग्रेशन करेंगे हम तो ये किसका पार्ट है, स्मॉल एरिया थर्ड सरफेस का, जो कर्व सरफेस है सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल कर्व सरफेस का एरिया कितना होता है, तो इंटीग्रेशन करने पर ये जो सिलेंड्रिकल कर्व सरफेस होगा ये वाला चारों तरफ से ये वाला, इसका टोटल एरिया आ जाएगा इंटीग्रेशन करने पर, और सिलेंडर का टोटल एरिया कितना होता है 2 पाई आर एल, तो कितना आएगा cos 0 के लिए 1, तो E बराबर 2 पाई आर एल। को समझ में आया? ठीक है, ये समझ समझना कि ये भी डी है, ये भी डी है, ये डी है, तो इन सबके एरिया बराबर होंगे, ऐसा नहीं है। ये जो डी है वो फर्स्ट सरफेस के स्मॉल सेगमेंट का एरिया दिखाया है, तो इंटीग्रेशन करने पर इसके इसी फ्लैट सर्कुलर प्लेट फर्स्ट सरफेस का टोटल एरिया आएगा। और ये जो है ये वाला जो डी है, ये थर्ड वाले केस में ये जो डी है, ये डी सिलेंड्रिकल कर्व सरफेस का है, तो इसका इंटीग्रेशन करने पर सिलेंड्रिकल कर्व सरफेस का टोटल एरिया आएगा। ठीक है, तो इसीलिए देखो ये वाला तो जीरो हो गया, cos 90 की वैल्यू जीरो और cos 90 की वैल्यू जीरो, तो यहां पर हम डायरेक्टली लिख देंगे, बस समझाने के लिए बता दिया मैंने आपको, ये डायरेक्टली लिख देंगे क्या, फाई इक्वल टू ये तो जीरो हो गया, प्लस ये वाला भी जीरो हो गया, और प्लस ये हो गया E इंटू 2 पाई आर एल, तो फ्लक्स आ गया गॉसियन सरफेस से E इंटू 2 पाई आर एल। ये क्वेश्चन नंबर 2। ये भी आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉसियन सरफेस से है और ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉसियन सरफेस से है। मैंने आपको देखो 4 स्टेप बताए। पहला स्टेप है कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, उसके 4 स्टेप है। जिस चार्ज बॉडी की वजह से निकाल ले उस पर कौन सी डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, ये पहला स्टेप है। मम्मी तो इसमें 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप था कि जिस चार्ज बॉडी पर हम क्या कर रहे हैं, लीनियर जिस चार्ज बॉडी की जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने है उस पर कौन सी डेंसिटी है। नंबर 2 दूसरा स्टेप है कि जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, उस सरफेस से उस पॉइंट से पास होता हुआ हमें गॉसियन सरफेस बना लें। ये प्रैक्टिस से आएगा। तीसरा स्टेप है हम गॉस लॉ लगा दें और इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लें गॉसियन सरफेस से। और चौथा स्टेप है कि हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाई बराबर ई कॉस्टा का यूज करके फिर दोबारा से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लें गॉसियन सरफेस से पास होता हुआ, कि गॉसियन सरफेस से कितना पास हो रहा है। और दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉसियन सरफेस से पास हो रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इक्वल कर दें और इक्वल करते ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो जरा समझें। तो देखो अगर हम इक्वल करते हैं तो कैसे इक्वल करें, ठीक है। तो देखो यहां कर देते हैं हम भाई, हम यहां कर देते हैं यहां, ठीक है। तो देखो ये फाई इक्वल टू कितना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट की वैल्यू कितनी है, E इंटू 2 पाई आर एल है। फर्स्ट की वैल्यू कितनी है, E इंटू 2 पाई आर, और सेकंड की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट की 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू लैम्डा एल और ये सेकंड एरा। तो इक्वल कर लें इनको, E इंटू 2 पाई आर एल बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा एल। तो देखो एल से तो एल कट गया, E की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 और इधर की तरफ लैम्डा और नीचे आर। देखो ये, लेकिन हम देखो इसको ऐसे मोस्टली टीचर ऐसे कर देते हैं, इसको देखो ऐसे ले लेते हैं E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर, ऐसे। ठीक है, मैं ऐसे नहीं याद करता। मैं कैसे याद करता हूं, देखो हमने अभी तक जितने भी पढ़े हैं उसमें नीचे क्या आता था, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखता था, इसमें 2 पाई एप्सिलॉन 0 है। तो हम ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो E इज इक्वल टू अब मैं लिखूंगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा ओवर आर। ये देखो
ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। ये आपका फॉर्मूला है ड्यू टू अ इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू E इज इक्वल टू 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन r होती है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, डेरिवेशन समझ में आया आपको? ये गॉस लॉ का, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन कैसे करते हैं? देखो इसके बारे में और बताता हूं थोड़ा सा। ये आपका वायर हो गया, इनफिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इस पे चार्ज है आपका ये इसकी इतना, और इसकी वजह से इस पॉइंट P पर जो कितनी डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 2 लैम्डा ओवर r। ये फॉर्मूला जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू, ये इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले हमने पढ़ लिया। ये ड्यू टू किसकी वजह से है? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अगर कोई पॉइंट चार्ज है, ये कोई पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले जो इससे r डिस्टेंस पर है, तो इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q ओवर r स्क्वायर होता है। ये ड्यू टू पॉइंट चार्ज है ना, सिंगल पॉइंट चार्ज। यहां E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर है। ऐसे देखो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ी है, बहुत सारी चीज पढ़ी होती हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू किसकी वजह से है? पॉइंट चार्ज की वजह से है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। पॉइंट चार्ज कहता है सिंगल पॉइंट चार्ज हो तो ये करेंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक डायपोल है तो उसमें भी एक पोजीशन होती है एक्सियल, है ना, एक्सियल पोजीशन, ये माइनस के क्यू, ये प्लस के क्यू, और इसकी लंबाई कितनी 2l, ये मिड पॉइंट, और ये एक्सियल पोजीशन हो गई P, और ये डिस्टेंस आपकी r, और r बड़ा हो किससे? l से, तो इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो 1/4πε0 2p अपॉन r3। यहाँ P इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हुआ करता था, ये एक्सियल पोजीशन में, ऐसे इक्वेटोरियल पोजीशन में होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल होती है एक्सियल और इक्वेटोरियल, है ना। और इसकी दर्शन पर भी ध्यान रखना चाहिए, डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस के क्यू होती है डायपोल मोमेंट की। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसके जस्ट पैरेलल होती है, E और P की डायरेक्शन सेम होती है एक्सियल पोजीशन पर, तो E की डायरेक्शन इस तरह से आएगी। जो P की डायरेक्शन ऐसे है तो E की डायरेक्शन भी ऐसे आएगी। P की डायरेक्शन हमेशा कैसे होती है? -q से प्लस के क्यू। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पर दिखाएं तो ये ऐसे आएगी। ये वायर है, ये वायर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर, ये वायर की वजह से है। और इसकी डायरेक्शन दिखाएं तो ये प्लस का चार्ज है, रेडली आउटवर्ड होता है ऐसे E, इस वाले पॉइंट पर डायरेक्शन इस तरह से दिखाएंगे। तो देखो ये वाला फॉर्मूला किसकी वजह से है, ऐसा नहीं कहीं पे भी लगा दिया, स्ट्रेट वायर की वजह से फॉर्मूला आ सकते हो, ये पॉइंट चार्ज लगा सकते हो, ये इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से, वो भी एक्सियल पोजीशन पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पर भी होता है। रिंग का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग। तो जो सा आपसे पूछा जा रहा है, जो भी पूछा जा रहा है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करो ड्यू टू ये, यहां पे देखो इसमें और इसमें डिफरेंस आया कि नहीं? यहां E प्रोपोर्शनल टू 1/r है ऐसे। अगर हम इस पॉइंट चार्ज से दूर जाएंगे तो दूर जाने पर r बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। ऐसे इस वायर से दूर जाएंगे तो r बढ़ेगा तो E घटेगा। लेकिन इन दोनों में कंपेयरिंग करें तो तेजी से डिस्टेंस बढ़ने के साथ तेजी से किसकी वैल्यू घटेगी? तो इसकी तेजी से घटेगी, क्योंकि इसमें r का स्क्वायर है। इसकी वैल्यू, इसकी कंपेयरिंग तेजी से नहीं घटेगी, कंपेयरिंग घटेगी जरूर लेकिन एज कंपेयर टू धीरे धीरे घटेगी, क्योंकि उसमें केवल r है। अगर हमसे ग्राफ पूछता है इसके लिए, तो इसके लिए हम ग्राफ बनाएं, ये डिस्टेंस हो गया r और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ग्राफ इस तरीके से आएगा भाई, आया ये ग्राफ इस तरह से, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ऐसे क्यों बनाया समझ में आया? जब भी इनवर्स रिलेशन होता है तो E और R के बीच में ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है।
आर बढ़ने पर ई घट रहा है, तो इसमें देख लो आर जैसे जैसे बढ़ रहा है ई घटा रहे हैं हम, नीचे की तरफ आ रहा है ग्राफ, डिस्टेंस बढ़ रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है। तो इस तरह का ग्राफ बना सकते हैं हम। इतनी बात समझ में आई आपको? डायग्राम बता दिया, फॉर्मूला बता दिया डायरेक्टली मैंने आपको, ठीक है। देखो मैंने क्वेश्चन लिख लिया, ये एक वायर है, ठीक है ना, जिस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। एक वायर जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और इससे एक पॉइंट ए और बी, इससे r1 डिस्टेंस पर एक पॉइंट ए है और दूसरी डिस्टेंस rb पॉइंट पर है। फिर कह रहा है फाइंड द बर्डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज क्यू फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टेंस r1 टू r2। एक यहाँ पे क्यू चार्ज रखा है, इस जगह पे क्यू चार्ज, उसे क्यू चार्ज को ए से बी तक ले जाने में कितना वर्डन करना पड़ेगा ये पूछ रहा है, ठीक है। ए से बी तक ले जाने में कितना वर्डन करना पड़ेगा ये पूछ रहा है, ठीक है। देखो इससे पहले एक छोटा सा पॉइंट बताऊं मैं आपको कि मेरे पास एक ये वायर है, ठीक है, इससे एक मेरे पास एक वायर है, ये थोड़ा सा और वैसे कर लेता हूं, ये मेरे पास एक वायर है, ठीक है, ये प्लस के क्यू चार्ज इस पे, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। इससे आर डिस्टेंस पर, इस वायर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, यहां इतना, बस इतना कह देता हूं। तो एक बात बता सकते हो कि इस पी पॉइंट पर इस वायर की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस वायर, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है? लैम्डा कूलम पर मीटर। तो इस वायर, ये वायर है और हम इससे आर डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर E इज इक्वल टू 1/4πε0 2 लैम्डा डिवाइड बाई आर। अभी ये वायर है ना, अभी पढ़ाया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर E इज इक्वल टू 1/4πε0 2 लैम्डा बाई आर। लेकिन अगर हम क्या करें कि इस वाले पॉइंट पर एक चार्ज प्लेस कर दें, इफ लिख दें कि इफ चार्ज Q इज प्लेस्ड, if charge Q is placed at a distance r from line of charge मतलब वायर, लाइन ऑफ चार्ज इसे बोल रहे हैं, वायर को बोल रहे हैं। if charge Q is placed at a distance r from line of charge, तो ये वाला चार्ज किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में? ये इस चार्ज, इस चार्ज की जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी, इस वायर की वजह से, इस वाले वायर की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू इतनी। डायरेक्शन दिखाएं तो ऐसे, तो ये क्यू चार्ज किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है? वायर के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, और ये क्यू चार्ज इस वायर के इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है। तो जैसा कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक में पढ़ाया था कि कोई भी चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कब करता है? जब वो चार्ज किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो। कोई भी चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस तब करता है जब दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो। सेल्फ के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई भी चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता। तो ये क्यू चार्ज किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है? इस वायर के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इस वायर की है और ये क्यू चार्ज इसमें प्लेस्ड है, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। देन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q, तो इसकी वैल्यू होगी F बराबर QE, ठीक है। देखो Q फोर्स, चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो Q आ गया, किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है? Q चार्ज, E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो E आ गया, फॉर्मूला पढ़ा हुआ है F बराबर QE, ठीक है। डेफिनेशन होती है ये, E बराबर होता है F/Q0। ये फोर्स इसी चार्ज पे लगता है, सही बेटा आपको, तो यहां से F निकालेंगे तो Q0E। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज का नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज का होता है, पॉइंट चार्ज का। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना पड़ेगा। ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है? F बराबर QE। आपको क्या करना है अब? E की वैल्यू आपको ये वाली पुट करनी है, तो फोर्स निकल आएगा। तो QE की वैल्यू कितनी है आपकी? 1/4πε0 2 लैम्डा डिवाइड बाई r। इतना फोर्स लग रहा है इस चार्ज पार्टिकल पर, ठीक है। इस चार्ज पार्टिकल Q पर
इतना फोर्स लग रहा है। F इज इक्वल टू Q इंटू 1/4πε0 इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर। अगर फोर्स की वैल्यू पूछता है तो एक आंसर क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन भी हो गया ये कि यहाँ पे एक चार्ज रखा हो तो बताओ उस पर कितना फोर्स लगेगा, इतना। इस फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी, तो देखो ये इसकी और इसकी डायरेक्शन कैसी होंगी, सेम, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर है, ये वेक्टर है, तो इन दोनों की डायरेक्शन कैसी होंगी, सेम। वैसे भी हम जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। नेगेटिव चार्ज होता है तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगता, तो इस पर फोर्स ऐसे लगेगा। फोर्स की डायरेक्शन भी दिखा दी हमने, लेकिन हमारा क्वेश्चन ये वाला था। ये समझ में आया पहले आपको, पहले ये बात समझ में आई, ठीक है, अच्छी तरह समझो, समझ में आ रहा है। इस वाले में देख रहे हैं अब हमें कह रहा है कि ए से बी तक इस चार्ज को मूव कराने में कितना वर्डन करना पड़ेगा, तो ए से बी तक मूव कराने में वर्डन कह रहा है, तो हम ए से बी ना मूव करा के स्मॉल डिस्टेंस डी आर मूव करा दें, कि स्मॉल डिस्टेंस डी आर मूव कराने में, स्मॉल डिस्टेंस देखो ये मैंने मान लिया ये रहा ए बी, और यहां पे मैंने पी पॉइंट पर, ये पी पॉइंट हो गया जो इससे वायर से कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर है, ये रहा। इस चार्ज क्यू को रख लिया और क्यू को इस ए से बी तक मूव करा दिया, कितना डिस्टेंस डी आर, ये पी पॉइंट हो गया जो इस वायर से कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर है, और इस क्यू चार्ज को ए से बी, सॉरी इस वाले इस स्मॉल डिस्टेंस मूव करा दिया डी आर, ए बी नहीं कहें ऐसे और कुछ कहें क्योंकि ए और बी यहां डला हुआ है, तो डी आर डिस्टेंस मूव करा दिया, तो कितना वर्डन करना पड़ेगा, तो हम स्मॉल वर्डन निकाल लें, क्या निकाल लें, हम स्मॉल वर्डन निकाल लें चार्ज को डिस्प्लेस करने में। तो हम क्या लिखेंगे, स्मॉल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग स्मॉल वर्डन इन डिस्प्लेसिंग क्यू बाई डी आर। तो क्या लिख ले, डी डब्ल्यू बराबर एफ डी आर कॉस 0 डिग्री। देखो फोर्स भी इस पी पॉइंट पर ऐसे ही लग रहा है, ये रहा, हमने निकाला अभी फोर्स पी पॉइंट पर आर डिस्टेंस पर था, इससे इस वायर से ये निकाल लिया, और डी आर की डायरेक्शन भी ऐसे ही है, फोर्स की डायरेक्शन भी ऐसे ही और डी आर की डायरेक्शन भी यही, तो थीटा कितना है एफ और डी आर के बीच में, 0। यहां जो हम थीटा लिखते हैं थीटा, तो यहां जो थीटा होता है वो एंगल बिटवीन, यहाँ एफ लिख रहा है यहाँ डी आर, तो एफ एंड डी आर जो कितना है 0 डिग्री है, जो कितना है 0 डिग्री है, आया, इसलिए हम यहाँ पे कितना लिख रहे हैं 0 डिग्री। समझ में आया भाई, हमें ए से बी तक का बर्डन निकालना है तो हम स्मॉल सेगमेंट में बर्डन निकालें, फिर इंटीग्रेशन कर दें और टोटल बर्डन निकाल दें, यही प्रोसेस होता है कभी भी बर्डन निकालना हो तो। समझ में आया आपको, यहाँ पे आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स है वो वेरिएबल है भाई, कांस्टेंट नहीं है। और जब एक बात समझ लो, W बराबर एफ एस कॉस थीटा, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो यहाँ एफ कांस्टेंट होता है तब यूज करते हैं। 11th में चले जाओ, वर्डन बाई कांस्टेंट फोर्स, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अगर हम W बराबर इंटीग्रेशन एफ डी एस कॉस थीटा ये यूज कर रहे हैं तो ये वर्डन बाई वेरिएबल फोर्स होता है, वर्डन बाई वेरिएबल फोर्स, ये वर्डन बाई वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला है। अगर फोर्स वेरिएबल है, डिस्टेंस के साथ चेंज होता है, तो वर्डन बाई वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला ये होता है, और ये ऐसे। समझ में आया आपको, तो हमें यहाँ फोर्स वेरिएबल है क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो रही है, जैसे हम ए से बी की तरफ चलेंगे तो डिस्टेंस इस वायर से दूरी चेंज हो रही है, तो फोर्स वेरिएबल हुआ, और फोर्स वेरिएबल हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका स्मॉल सेगमेंट ऑफ वर्डन निकालना पड़ेगा, और स्मॉल सेगमेंट ऑफ वर्डन निकाल के उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, जब भी फोर्स वेरिएबल हो तो आपको स्मॉल वर्डन निकालना पड़ेगा, और स्मॉल वर्डन निकाल के उसका इंटीग्रेशन करके टोटल वर्डन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ फोर्स वेरिएबल है, ये ध्यान रखना। क्यों वेरिएबल है समझ में आ रहा है, क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो रही है, आर चेंज होगा तो एफ चेंज होगा। समझ में आपको, हम ए से बी जा रहे हैं क्यू चार्ज को लेके, तो डिस्टेंस चेंज हो रही है इस वायर से। ठीक है, तो अब टोटल वर्डन निकालना है, टोटल वर्क डन पहले वैल्यू पुट करते हैं, सॉरी, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ की वैल्यू कितनी है ये रही, तो Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा ओवर आर और डी आर,
ये स्मॉल बर्डन आ गया। अगर आपको टोटल बर्डन निकालना है तो इंटीग्रेशन कर दो, टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q फ्रॉम R1 टू R1 से R2 तक, दैट मीन्स A से B तक मूव कराने में कितना बर्न करना पड़ेगा चार्ज को, ये पूछ रहा है। तो W बराबर इंटीग्रेशन dw की वैल्यू पुट कर दो, तो 1/4πε0 कितना आया, 1/4πε0 2 लैम्डा ओवर R, ये dr, और ये कितना है Q, अरे यार Q इंटू 1/4πε0 2 लैम्डा ओवर R dr, यही तो है। यहां तक आ गया पहले आपको यहां तक आया, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, यहां तक समझ में आया आपको, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखो अब डायग्राम को मैं मिटा देता हूं, इस वाले डायग्राम को मिटा देता हूं। कंप्लीट हो गया ना, ए से बी तक मूव करा रहा था, तो ए पॉइंट पर डिस्टेंस कितनी है R1, और बी तक ले जा रहा था तो बी पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है R2, तो R1 से R2 डिस्टेंस मूव कराने में बर्डन पूछ रहा है, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, R के रेस्पेक्ट में। तो R1 से R2 कह रहा है तो लिमिट पुट कर देंगे यहाँ R1 R2 ऐसे, ठीक है। ये बात समझ में आई, ठीक है। आगे देखते हैं, तो इसमें अब क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, तो ऐसे देखो हटा देता हूं मैं यहां से, क्लियर है। ऐसे तो निकालते हैं भाई बर्डन, क्लियर है, ठीक है, ठीक है। अब क्या करते हैं इंटीग्रेशन, तो W बाहर क्या आ जाएगा, dr को छोड़कर सारा बाहर आ जाएगा, तो Q 1/4πε0 2 लैम्डा बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन 1/r dr, ये बचा। एक पॉइंट यहां देखो इंटीग्रेशन में बताऊंगा, बच्चे की जो गलती करते हैं यहाँ पे, ये R1 है ये R2 है, तो बच्चे क्या गलती करते हैं, वो ऐसे लिखते हैं Q इंटू 1/4πε0 2 लैम्डा, और इस R को ऊपर ले आते हैं R की पावर -1 dr, ये R1 ये R2। ये मोस्टली कौन सा बच्चा गलती करता है, बायोलॉजी वाला, वो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाने लगता है, ये x की पावर n, तो x की पावर n ना लेके R की पावर n dr, ये वैसे एग्जैक्टली फॉर्मूला होता है x की पावर n करके, x की पावर n dx ऐसे। तो वो गलती क्या करता है वो बता रहा हूं मैं आपको, तो वो ये फॉर्मूला लगाता है x की पावर n+1 और n+1, ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें। n की वैल्यू हो गई -1, n की वैल्यू हो गई -1, तो यहाँ n बराबर -1 रख के सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला जो वैलिड होता है, इसमें n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, इसमें n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। तो देखो इसको ऐसे देखो, यहाँ r की टर्म में है, तो इसलिए r की टर्म में इस फॉर्मूले को लिखें, तो इंटीग्रेशन r की पावर n dr इज इक्वल टू r की पावर n+1 और n+1, लेकिन ये फॉर्मूला वैलिड होता है इस कंडीशन में, n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। तो यहां देखो इसकी कंपेयरिंग करो, इसकी n की वैल्यू -1 ही है, तो ये वाला हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। सर n की पावर -1 क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक फॉर्मूला और होता है हमारे पास 1/r dr, इसका इंटीग्रेशन होता है log er, ये क्योंकि log r का जो डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन करते हैं d/dr log r, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/r, log r का डिफरेंशिएशन 1/r, तो 1/r का इंटीग्रेशन log r, रिवर्स होता है ना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का, आया। तो इसीलिए इस फॉर्मूले का हम यूज नहीं करेंगे, इसका करेंगे। तो देखो यहां आपका ये वाला स्टेप लिखा हुआ है, देखो ये 1/r dr, तो इसका इंटीग्रेशन होगा log er, तो करते हैं। तो W इज इक्वल टू Q इंटू 1/4πε0 2 लैम्डा, इसका इंटीग्रेशन हो गया log er, और लिमिट हो गई, इंटीग्रेशन करते ही साइन हट जाता है, तो साइन हटा दिया, लिमिट आ गई R1 टू R2, इंटीग्रेशन का साइन हट गया। किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, R के रेस्पेक्ट में, तो R को रिप्लेस करके पहले अपर लिमिट लिख देते हैं, Q इंटू 1/4πε0 2 लैम्डा, R को रिप्लेस कर दो, पहले अपर लिमिट लिख दो, log er2 माइनस log er1, ऐसे। ये बात समझ में आ गई, ठीक है, ये क्लियर हो गया log r1। आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा, फिर ये वाला फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं हो रहा, इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है इंटीग्रेशन 1/r dr log er,
ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। एक लॉग का ये फॉर्मूला और होता है, लॉग ई एम ओवर एन होता है, तो उसे हम लिखते हैं लॉग ई एम माइनस लॉग ई एन। और जब मल्टीप्लाइड में होता है लॉग ई एम मल्टीप्लाइड बाई एन, तो लॉग ई एम प्लस लॉग ई एन होता है। मल्टीप्लाइड में प्लस आता है, डिवीजन में माइनस आता है। तो ये फॉर्मूला है आपका, देखो ये वाला। तो देखो ये जो रिजल्ट है इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट सेम है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे W बराबर Q मल्टीप्लाइड बाई 1/4πε0 लैम्डा, और इसे लिख सकते हो log E R2 ओवर R1, log E R2 ओवर R1। तो देखो ये वर्डन हो गया हमारा, इतना वर्डन करना पड़ेगा। ठीक है, बड़ा इजी था, कुछ नहीं था। समझ में आया आपको? आपको क्या करना था, देखो वर्डन निकलवा रहा था ए से बी मूव कराने में, तो साफ साफ दिख रहा था ए से बी मूव करेंगे तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटेगी, क्योंकि जैसे जैसे इस वायर से दूर जाएंगे तो आर बढ़ेगा, और आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा तो उस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स में भी चेंजिंग आएगी, तो फोर्स वेरिएबल होगा। तो हमने आर डिस्टेंस पर एक चार्ज कंसीडर करके पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, फिर फोर्स निकाल लिया। फिर स्मॉल डिस्टेंस लेंगे और स्मॉल डिस्टेंस मूव कराने, डी आर डिस्टेंस मूव कराने, वर्डन निकाल लेंगे डी डब्ल्यू, डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा का यूज करके, और एफ की वैल्यू हमने निकाली, पुट कर देंगे। फिर कहां से कहां तक का वर्डन निकालना है उसमें लिमिट पुट कर देंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे। स्मॉल वर्डन निकाल के उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, लिमिट पुट कर देंगे, टोटल वर्डन निकल आएगा। समझ में आया आपको? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, नया क्वेश्चन है। देखो एक और क्वेश्चन लिख लिया मैंने, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है। एक इनफाइनेटली लॉन्ग चार्ज वायर है, हैज लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर। एक इनफाइनेटली लॉन्ग चार्ज वायर है, लीनियर चार्ज डेंसिटी रखी इतनी, तो बना लेते हैं कि एक हमारे पास ये वायर इन्फिनिटी लॉन्ग है, ठीक है, पर मैं इतना ही बड़ा बना लेता हूं। ये आपका, इस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी रखी है लैम्डा, लैम्डा कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर लीनियर चार्ज डेंसिटी। फिर कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्विंग अराउंड अ वायर एज इट्स सेंटर विद कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इन अ सर्कुलर प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर। जो ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है और ये वायर उसके सेंटर पर है, और जो सर्कुलर प्लेन है वो वायर के परपेंडिकुलर है। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन हो गया, इससे आर डिस्टेंस पर, मान लो ये आर डिस्टेंस पर, ये ना ये इलेक्ट्रॉन है और ये इस तरीके से इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, इस तरीके से। देखो ये इस तरीके से आपका चारों तरफ घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये जानते हो ये वायर हो गया और ये इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये ऐसे घूम रहा है सर्कुलर पाथ पर, ऐसे ऐसे। समझ में आया? ये इलेक्ट्रॉन और ये ऐसे सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है ऐसे। तो देखो ये इसका सर्कुलर पाथ का ये प्लेन हो गया, और ये वाला सर्कुलर पाथ का प्लेन और उसके परपेंडिकुलर वायर, और सेंटर से पास हो ही रहा है आपका, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर कह रहा है डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चक्कर लगा रहा है आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर कह रहा है आपसे कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ट्राई करो, और फिर ग्राफ बनवा रहा है। तो पहले काइनेटिक एनर्जी के बारे में सोचते हैं। तो एक बात बताओ, इसको छोड़ो, ये क्वेश्चन समझ में आया, पहले आपको सॉल्यूशन देखते हैं। कि मैंने एक वायर ले लिया, ये समझना अच्छी तरीके से आप, ये वायर ले लिया, इस पर पॉजिटिव चार्ज है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी इन्फिनिटी लॉन्ग है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। इससे आर डिस्टेंस पर जाते हैं पी पॉइंट पर, तो इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ऐसे होगी, ई अभी करी थी हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर, E इक्वल टू होता है 1/4πε0 2 लैम्डा डिवाइड बाई आर। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है।
अगर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रखा है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन किसके फील्ड में रखा है? तो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन किसके फील्ड में रखा है? इस वायर के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। और जब कोई चार्ज किसी दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो ये इलेक्ट्रॉन इस वायर के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, और जब कोई चार्ज किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, F बराबर QE। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन कितना लगेगा भाई? F बराबर QE। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो माइनस का E, लेकिन ये फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, पीछे पढ़ा चुके हैं। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी हो तो हम चार्ज का साइन पुट नहीं करते। फिर सर माइनस साइन और प्लस साइन का, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का क्या डिफरेंस है? तो आपको देखो मैं पीछे पढ़ाया था, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें एक पॉजिटिव चार्ज रखा है तो इसमें फोर्स लगेगा F बराबर QE। इस अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, अगर नेगेटिव चार्ज हो तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। साइन पुट नहीं करते चार्ज का, फोर्स लगता कितना है? F बराबर QE। तो देखो यहां साइन पुट नहीं करेंगे तो कितना फोर्स लगेगा? EE। और E की वैल्यू हमारे पास है ये रही 1/E, पहले स्मॉल e और कैपिटल E की वैल्यू ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड की। भाई यहां पर इन्फिनिटी लॉन्ग चार्ज वायर ही तो है, उसके अराउंड ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? तो जानते कोई भी चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस तब करता है जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो है, क्योंकि वहां पर उसके बगल में क्या रखा है? एक वायर, और इस वायर अपने चारों तरफ क्या करता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। उसकी वैल्यू कितनी होती है? इतनी, तो फोर्स लग रहा है। तो E 1/4πε0 2 लैम्डा डिवाइड बाई R, ये इतना फोर्स लग रहा है भाई। और इस फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, दैट मींस ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आपका इस पर फोर्स लगेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? ठीक है, अब ये बताओ ये पार्टिकल कर क्या रहा है? ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है भाई, ऐसे ऐसे ये सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है। तो ये बताओ, जब बना लिया हमने, तो एक बात बताओ कि इसमें ये जो फोर्स लग रहा है ये क्या हो गया? सर्कुलर पाथ का सेंटर हो गया, सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। ये क्या हो गया? ये इसको बोलोगे सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ। तो इस फोर्स की डायरेक्शन टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ नहीं है? तो ये जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन पर, इसकी डायरेक्शन टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ है और अलोंग द रेडियस है। तो इससे कुछ महसूस होता है आपको कुछ इससे कुछ समझ में आता है? ये जो फोर्स होगा, फिर इस फोर्स को हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई न्यू फोर्स नहीं होता। न्यू का मतलब ये नहीं है कि सर ये बहुत पुराना फोर्स है, जब हमारे दादा के दादा के दादा के थे तब का पुराना फोर्स है। न्यू फोर्स का मतलब है कि इसका सेल्फ का कोई अस्तित्व नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स का सिंपली इसको एक नाम दिया गया है कि जो भी फोर्स टुवर्ड द सेंटर लगेगा, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे वो आपका टेंशन द स्ट्रिंग्स हो, जो भी फोर्स, नेट फोर्स कह सकते हो आप। नेट फोर्स को पहले प्रायोरिटी देते हैं। नेट फोर्स, यहां पे तो एक ही फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन पर, ऐसे है ना। तो जो भी फोर्स टुवर्ड द सेंटर एंड अलोंग द रेडियस लगेगा, उसको सिंपली नाम दे दिया गया है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां ये फोर्स तो वैसे कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, लेकिन इसकी डायरेक्शन इस सर्कुलर पाथ के सेंटर के टूवर्ड्स है। और सर्कुलर पाथ के सेंटर के टूवर्ड्स जो फोर्स होता है, तो उस फोर्स को हम सिंपली नेम दे देते हैं क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, यहां पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये क्या कहलाएगा? फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू, या चलो इतना लिख दो, इज इक्वल टू क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। इसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कह सकते हैं। समझ में आ रहा है कुछ आपको? सेंट्रीपिटल फोर्स समझ में आता है? अगर 11th में पढ़ा होगा, इतना ही बोल सकता हूं बस, केवल मेन पॉइंट बोल दिया मैंने। ठीक है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एरा, यही आपकी इसकी वैल्यू पुट कर लो, E इंटू 1/4πε0 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला मालूम है, mv²/r। m क्या है, इस इलेक्ट्रॉन का मास है, कितनी स्पीड से घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, v, m इस इलेक्ट्रॉन का मास, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये जिस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है सर्कुलर पाथ की रेडियस, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो इस r से ये r कैंसिल हो गया, तो mv² की वैल्यू निकल के आई 1/4πε0 2 लैम्डा, और ये e, इतने निकल के आए। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, काइनेटिक एनर्जी पूछी है इसी इलेक्ट्रॉन की। देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, आप इसे k लिख लो, k इज इक्वल टू हाफ mv²। तो देखो mv² की वैल्यू हमारे पास है, ये mv² की वैल्यू आप पुट कर दो यहां पे, तो k इज इक्वल टू 1/2 इस mv² की वैल्यू पुट कर देते हैं हम, तो कितनी है, E इंटू 1/4πε0 2 लैम्डा, 2 से 2 काट दो तो ये रिजल्ट आ गया E λ/4πε0। इतनी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव हो गया भाई, ये आपकी वैल्यू निकल आई, समझ में आया, E λ/4πε0। गलती कर दी क्या, नहीं, ठीक है, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी निकल आई, समझ में आया, ठीक है, ये एनर्जी का फॉर्मूला निकल आया भाई। ठीक है, चलिए आंसर सही है, क्लियर, समझ में आया आपको, बड़ा इजी था, कुछ नहीं समझ में आया, बस आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ ये वायर है और यहाँ ये इस इलेक्ट्रॉन रखोगे तो ये इलेक्ट्रॉन इस वायर के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो, और जब कोई चार्ज किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता तो फोर्स लगता है, तो फोर्स लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में क्यों लगाया, समझ में आया, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल था और इस सर्कुलर पाथ में घूम रहा था, तो इस फोर्स की जो डायरेक्शन थी टुवर्ड सेंटर थी, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कह दिया, कर दिया, आंसर खत्म हो गया। दूसरा जिसका पार्ट था बी, ये तो मैंने ए पार्ट कर दिया, सेकंड पार्ट जो बी है इसको भी देख लेते हैं। ये कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी और चार्ज डेंसिटी के बीच में रिलेशन में ग्राफ बनाइए। तो देखो ये आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी और ये काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और लीनियर चार्ज डेंसिटी में तो ग्राफ बनवा रहा है। तो देखो कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली देखो ये सारा टर्म कांस्टेंट है, ये सारा टर्म कांस्टेंट है, 1/4πε0 की वैल्यू कांस्टेंट होती है और k प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, है ना। अब 1 मीटर लेंथ पर जो चार्ज डेंसिटी है 1 है, 1 कूलम पर मीटर। फिर मान लो कि 1 कूलम नहीं है, 2 कूलम पर मीटर है, तो लैम्डा की वैल्यू बढ़ेगी। अगर इसके 1 मीटर लेंथ पर जो चार्ज है उसको इंक्रीज कर चले जाओगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जाएगा। तो इसका रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली, तो ग्राफ कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसका रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको, ठीक है।